या कभी सोचा है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सोचते हैं अगर हम अपने आप को बदल ले तो हमारा गुजरा हुआ कल हमें माफ कर देगा। हम नए मास्क पहनकर जंगल में निकल जाते हैं, रेंजर बन जाते हैं, लेकिन वो कल, वो हमारी पहचान, वो हमें घसीट कर वापस उसी दलदल में ले आती है जहाँ से हम भागे थे। और यही कुछ होने वाला है जैकब के साथ, जो आज भी उसी घने जंगल में गश्त कर रहा है जहाँ से उसकी बेटी एलिना 5 साल पहले गायब हुई थी। अब वो शिकारी नहीं रहा, लेकिन क्या वो जंगल उसकी ये बात मानने को तैयार है? वो निकलता तो जानवरों को बचाने के लिए है, पर उसे ये एहसास ही नहीं उसकी किस्मत का तीर उसी का इंतजार कर रहा है। सोचो अगर एक नॉर्मल दिन में जब आप अपने बुरे फैसलों को भूल रहे हो, तब कोई ऐसी चीज आप पर हमला कर दे जो असल में आपकी पुरानी जिंदगी का कर्ज हो। अगले ही पल जैकब के कान के पास से सर करती हुई कोई चीज गुजरती है। ये एक तीर था। आज के जमाने में तीर ये सिर्फ कोई बेकार शिकारी नहीं हो सकता, ये वही पुराना शिकार था जो उसे वापस अपने दलदल में खींच रहा था। उसने अपनी जैकेट उतारी क्योंकि उसे पता था अब वो रेंजर नहीं रहा, अब उसे वापस वही पुराना जैकब बनना पड़ेगा। वो तीर तो चूक गया, लेकिन जैकब को समझ आ चुका था कि वो अब तक सिर्फ अपनी बेटी के गम से भाग रहा था, लेकिन अब उसके पीछे मौत भाग रही है। वो जैकेट उतार कर बंदूक पकड़ता है क्योंकि जंगल में अब सिर्फ शिकारी ही बचता है, रेंजर नहीं। वो तेजी से आगे बढ़ा, उस खामोशी में जो अब उसके कानों में चीख रही थी। द फॉरेस्ट wasn't quiet, it was listening। यार इमेजिन करो, आपको लगता है खतरा चला गया और वही खामोशी आपको जहर लगने लगती है, लेकिन काफी देर तक वहां कोई नहीं दिखा। हो सकता है वो भाग गया हो या शायद वो वेट कर रहा था, और तभी उसके दिमाग में ये ख्याल चल ही रहा था कि वुश, एक और तीर आया और इस बार वो उसके सीने के हल्का सा ऊपर लगा। एक पल की वो खामोशी अब अचानक दर्द और चीखों में बदल गई। जैकब जमीन पर गिर पड़ा। वो हैरान था, उसके गले से एक दर्द भरी करार निकल रही थी। उसने तीर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बीच से टूट गया। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने खुद उसकी उम्मीद को बीच से तोड़ दिया हो। उसे पता था अगर वो इसे ज्यादा देर तक रोकता है तो इन्फेक्शन से उसकी मौत हो सकती है। ये सिर्फ चोट नहीं थी, ये उसकी गुजरी हुई जिंदगी का इंतकाम था। वो लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर भागा जहाँ उसकी कार खड़ी थी, वो कार जो हमेशा उसकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती या उस अनजान शिकारी की चाल, कार स्टार्ट ही नहीं हुई। टैंक तो आज सुबह ही फुल करवाया था। ये तो सिर्फ एक बिट्रेल हो सकता था। सेफ्टी बेल्ट, विच इज द मीनिंग ऑफ सेफ्टी, बिकम अ बिट्रेल। अब दोस्तों उसके पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। खून तेजी से बह रहा था, उसे पैदल चलना पड़ा और इसी दौरान उसकी नजर झाड़ियों में खड़ी एक ट्रक पर पड़ी। वो ट्रक जिसकी शक्ल उसे पहचान में आई। हो सकता है ये उसी अनजान व्यक्ति की गाड़ी हो। जैक ने तुरंत उस ट्रक पर एक निशान मार्क बना दिया। ये उसके लिए सिर्फ एक निशान नहीं था, ये फतह की पहली उम्मीद थी। उसने वो निशान बनाया और बेचैनी में घर की तरफ लपका। घर पहुंचकर जैक ने उसी दर्द भरे एहसास के साथ वो टूटा हुआ तीर निकाला। ऐसा लगा जैसे वो तीर सिर्फ उसके जिस्म में नहीं, उसकी रूह में चुभ गया हो। वो तीर देखने में काफी पुराने समय का लग रहा था। आज के समय में ऐसे एरोज बनते ही नहीं है। हर तीर उसकी उस पुरानी शिकारी की पहचान को चीख रहा था जिसे वो दफना चुका था। अब आपको लग रहा होगा कि जैक हमेशा से एनिमल लवर था। नहीं यार, पहले वो खुद भी एक मशहूर शिकारी था जिसकी पूरी टाउन में चर्चा थी, पर उसकी बेटी एलिना को उसका ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था और यही वजह थी कि उसने ये काम छोड़ दिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वो अपनी बेटी के साथ लौट रहा था, वो कुछ सामान लेने उतरा और जब वापस आया तो एलिना गायब हो चुकी थी। आज पूरे 5 साल हो गए और वो आज भी वही मिसिंग पोस्टर लगाता रहता है। इस गम को बुलाने के लिए उसने शराब का सहारा लिया, जो इतना ज्यादा हो गया कि उसकी बीवी तक उसे छोड़कर चली गई और अब वो अकेला ही रहता था। उसने फॉरेस्ट रेंजर्स का काम शुरू किया ताकि वो जानवरों को बचा सके, जैसे कि एलिना उसकी बेटी चाहती थी। उसने जंगल के अंदर से ज्यादा हिस्से में हिडन कैमरास लगा रखे थे ताकि वो घर बेटा ही सब पर निगाहें रख सके। यहाँ तक कि जैक ने तो अपनी जान की हिफाजत भी छोड़ दी थी। अब वो सिर्फ एलिना की यादों और शराब में जीता था। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हम टाउन की न्यू शेरिफ एलिजाबेथ को देखते हैं। वो पुलिस इंचार्ज कॉल के पास जाती है ताकि अपने भाई गेब को छुड़वा सके, जिसे एक अबंडन फैक्ट्री से पकड़ा गया था जहाँ वो कुछ 2 नंबरी का काम कर रहा था। एलिजाबेथ का चेहरा बताता है कि वो अपने भाई की गलतियों से थक चुकी है, लेकिन उसकी लॉयल्टी उसे हर बार वापस खींच लेती है। एलिजाबेथ की पोस्ट के कारण गेब को एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन वापस जाते समय वो अपने भाई से पूछती है, क्या तुमने किसी को मारा? गेब बताता है कि नहीं, बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों ने ही उसे मारा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो किसका भाई है। एलिजाबेथ अब उसे वापस जाने से मना करती है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। तो दोस्तों इसी बीच एलिजाबेथ को एक कॉल आती है। नदी किनारे एक लाश मिली है। वो तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है। इधर जैक के पास उसकी एक्स वाइफ आती है। यार दिल का दर्द अभी थमा ही नहीं था कि ये और नया दर्द ले आई। वो चाहती थी कि जैक अपनी बेटी की कस्टडी के पेपर्स पर साइन कर दे, क्योंकि वो दोबारा माँ बनने वाली थी
और वो नहीं चाहती थी कि किसी बुरे पास्ट का असर उसकी आने वाले बच्चे पर पड़े। क्या नए रिश्ते के लिए पुराने गम को भूल जाना सही है? लेकिन जैक मना करता है। उसे आज भी लगता है कि उसकी बेटी जिंदा है। जब उसकी एक्स वाइफ देखती है कि वो अब भी नशे में है तो वो ये कहकर चली जाती है कि 2 हफ्ते बाद उसकी बेटी का फिनरल है, अगर हो सके तो आ जाना। जैक का वो आखिरी रास्ता भी टूट गया, उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है उसी क्राइम सीन पर। सभी पुलिस वाले हैरान हैं कि इस लड़की का खून कैसे हुआ। एलिजाबेथ उसकी लाश को देखती है। उसके गले पर छोटा सा निशान मिलता है जो काफी पुराना लगता है। हो सकता है किसी ने बदले की आग में उसकी जान ली हो। उसके बाद पुलिस आसपास के इलाके में खोजबीन करती है। उन्हें खून के निशान मिले, जिसका मतलब था कि वो लड़की काफी टाइम से गला घोंटने के बावजूद जिंदा रही और जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। अ हाई लेवल बैटल अगेंस्ट फेथ। लेकिन वो खुद को ज्यादा देर तक जिंदा रख नहीं पाई। लेकिन उन्हें एक जले हुए पेड़ पर एक टूटी हुई एरो तीर दिखती है, जिसे वो तुरंत एविडेंस के लिए अपने पास रख लेते हैं। स्टेशन आने पर जब एलिजाबेथ ने उसकी जांच की तो उसके बीच में उसे एक खास निशान मार्क दिखा और यही वो निशान था जो जैक के सीने पर लगे तीर पर भी था। ये सिर्फ एक निशान नहीं था दोस्तों, ये 2 अलग कहानियों की किस्मत को आपस में जोड़ने वाला दाग था। एलिजाबेथ को लगा हो सकता है इन दोनों घटनाओं के बीच कोई तालमेल हो। जब इस लड़की की शिनाख्त की पहचान की जांच के लिए हर तरफ न्यूज चलाई जा रही थी तब जैक ने ये देखा। उसे लगा कहीं ये उसकी बेटी तो नहीं है। वो तुरंत शेरिफ के पास पहुंचा और कहा कि वो लाश देखना चाहता है। उसने जब उसके चेहरे से पर्दा हटाया तो खुशकिस्मती से वो कोई और थी। जैक ने एक गहरी लंबी सांस ली। वो राहत की सांस थी या फिर गम की। वो चुप रहा। उसके दिल में वही साइलेंट पेन थी जो चीख रही थी कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। एलिजाबेथ ने जैक की कहानी वहाँ के डॉक्टर से सुनी। उसकी कहानी सुनकर एलिजाबेथ को उसके लिए काफी बुरा लगा, उसकी तकलीफ और उसका अकेलापन। अगले सुबह काफी सोचने के बाद जैक ने आखिरकार अपनी बेटी की कस्टडी के पेपर्स पर साइन कर ही दिया। यानी अब उसकी बेटी का फिनरल होगा। वो हर चीज से हार चुका था। लेकिन तभी उसके पास लगाए कैमरास का वार्निंग अलार्म बजने लगा। मॉनिटर्स पर देखा तो पता चला कोई शिकारी है जो एक लड़की के पीछे भाग रहा है। जैक रेंजर था लेकिन अब उसकी आइडेंटिटी ब्लर हो चुकी थी। वो शिकारी को पकड़ने जा रहा था या अपनी बेटी का बदला लेने। तुरंत उसने बंदूक उठाई और साथ में एक पेंट बॉक्स लिया। वो उसी जगह पहुंचा जहां पहले उस पर हमला हुआ था और आज वही घटना दोबारा हो रही थी, पर आज वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने हवा में पेंट उछाला और तुरंत उस पर शूट कर दिया। सारा पेंट नीचे गिरा और उस रेड पेंट में वो शिकारी दिखने लगा। दोस्तों, जैक ने अपने शिकार के ज्ञान को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे पकड़ नहीं पाया। जैक को गुस्सा आया क्योंकि उसके पास ये आखिरी मौका था। इतने में उसे वही लड़की मिली जिसके पीछे वो भाग रहा था। वो घायल थी और उसके गले पर भी वही सेम निशान था जैसे उस लाश पर था। जैक उसे उठाकर एक सेफ जगह ले जाने लगा। इधर शेरिफ एलिजाबेथ उन तीरों को लेकर एक खास शख्स के पास जाती है जो इन चीजों की जानकारी रखता है। उसने बताया कि ये एटलस नाम का एरो है। ये एशियन टाइम में जंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे गैर कानूनी बोल कर बंद कर दिया गया क्योंकि इससे सीधी मौत हो सकती है। वो तीर सिर्फ शिकार का हथियार नहीं था, वो साबित करता था कि ये कोई नया जुर्म नहीं बल्कि सालों से चली आ रही एक जुल्म की कड़ी है। हाँ, और उसे ये भी बताया कि एक शख्स है जो इसे अब भी बनाता है, जिसे लोग सैम कहकर पुकारते हैं। ये नाम सुनकर एलिजाबेथ को अपने भाई की याद आती है। जिस फैक्ट्री में उसे पकड़ा गया था उसे असल में सैम ही कंट्रोल करता है और सारे गलत काम वहाँ जवान लड़कों से ही करवाए जाते हैं। अब एलिजाबेथ उसी फैक्ट्री की तरफ निकलती है, लेकिन वहाँ पर वो उसे कहीं नहीं दिखता। लेकिन पैटी नेम की एक लड़की ने उसे चुपके से बता दिया कि वो कहाँ मिलेगा। उसे ड्रेस पर जाने पर भी वो उसे नहीं मिला, लेकिन एलिजाबेथ को कुछ सामान मिल गया जिसकी मदद से एरोस को बनाया गया था। तभी उसके घर में उसका साथी कुलीग आ गया जो उसे बताता है कि एक और लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है और वो कोई और लड़की नहीं बल्कि वही लड़की है जो अभी जैक के साथ थी, मॉली। और दूसरी तरफ जैक जंगल में मॉली को उठाए उठाए थक चुका था। उसने उसे एक जगह पर रखा, लेकिन तभी वो लड़की उस पर हमला कर देती है। उसे लगा कहीं ये वही शिकारी तो नहीं। जैक उसे समझाता है कि वो उसके साथ सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा और धीरे धीरे जैक उसे यकीन दिला ही देता है और छोटे से बंकर में वो दोनों छुप गए। 4 दीवारों का वो घेरा, अजीब सी शक्ति, ये उनकी हिफाजत थी या एक नया चाल। अब जैक उसे पूछता है कि उसका नाम क्या है और वो यहाँ तक कैसे आई, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। असल में वो देगी भी कैसे? उसके गले की वोकल कॉर्ड्स को ही काट दिया गया है। हाँ दोस्तों, शिकारी ने उसके बोलने की क्षमता ही छीन ली थी ताकि वो चिल्ला ना सके और वो आराम से उसका शिकार कर पाए। ये गुमनाम ज़हनियत, डीपली डिस्टर्ब्ड साइकोलॉजी थी, शिकार नहीं। पहली वाली लड़की के साथ भी शायद यही हुआ होगा। अब जैक ने इस लड़की को बचाने का इरादा कर लिया था। इशारों इशारों में जैक उसे समझाता है कि वो उसके साथ महफूज है। अब मौली को भी समझ आ चुका था कि वो चैन की सांस ले सकती है, इसलिए वो जमीन पर अपना नाम लिखकर उसे बताती है कि वो मौली है। सुबह हुई, जैक उसे लेकर वापस चलना शुरू हुआ। इधर एलिजाबेथ को भी अभी जैक पर ही शक हो रहा है। वो जानती
जानती थी कि उसने शिकार छोड़ दिया है, लेकिन उसे लगा कि अपनी बेटी की मौत का बदला वो एक साइको बनकर ले रहा है। जैक थका हारा घर पहुंचता है तो वहाँ किसी के होने का अंदेशा हुआ। वो चौकन्ना हो गया, लेकिन इतने में उस पर हमला हो जाता है। हाँ, उसका शक ठीक था। घर में कोई पहले से ही मौजूद था और वो कोई और नहीं, वही शिकारी था। जैक और शिकारी के बीच लड़ाई शुरू हुई। जैक थका हुआ था और घायल भी, इसलिए वो ज्यादा देर उसे रोक नहीं सका और उस शिकारी ने अपने मकसद में सफल हो गए। मौली के पेट में एरो घुसा कर उसे मार दिया। मौली की मौत जैक की आखिरी उम्मीद को कुचल देती है कि वो किसी मासूम बच्चे को बचा सकता है। ये देखकर जैक पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन ये सब यही खत्म नहीं होता। इसी बीच यहाँ एलिजाबेथ आ जाती है और अंदर घुसते ही उसे वहाँ मौली की लाश दिखी और साइड में जैक को देखा जिसके हाथों में बंदूक थी। जो घर उसकी हिफाजत था वही उसकी सजा बन गया। एलिजाबेथ को अब साफ दिख रहा था कि जैक ने ही मौली को मारा है, लेकिन असली ट्विस्ट तो यहाँ आता है। उसके पीछे खड़ा था वही शिकारी जिसने एलिजाबेथ को देख कर अपने हाथों की उंगलियां चिटकाई। वो कोई और नहीं, उसका अपना छोटा भाई गेब था। एलिजाबेथ हर बार अपने भाई को बचा लेती थी और आज भी उसने वही किया। उसने जैक को शूट किया, घायल किया, जिससे गेब को मौका मिल गया भागने का। गेब भागकर उन जंगलों में गया जहाँ उसके लगाए हुए जाल में एलिजाबेथ खुद गिर गई और जख्मी हो गई। जब तक जैक भी समझ चुका था कि एलिजाबेथ ने अपने भाई को बचाने के लिए ही ये सब किया, इसलिए उसने उसी के रेडियो से एम्बुलेंस बुलाई ताकि मौली को ले जा सके, क्योंकि उसमें अभी तक जान बाकी थी। और वो कार लेकर खुद सीधा अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंचा, जिसका पति कार्ल पुलिस में था। जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो हैरान हो गए। वो जैक को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे, इसलिए कार्ल ने उसी फैक्ट्री के बाहर खड़ी एक ट्रेलर में डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाना शुरू किया। इसी दौरान जैक ने उसे सब कुछ बताया। जैसे ही वो ट्रेलर से बाहर आया, उसने देखा कि वहाँ पर गैब अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर नशा कर रहा है। जैक के पास उसे पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं था। उसने दौड़ लगाई, लेकिन गैब बचकर ट्रेलर में घुस गया और डॉक्टर के गले पर चाकू लगाकर धमकाने लगा। जैक का दुख और गुस्सा इंटरनल टिकिंग क्लॉक बन चुका था। वो नहीं चाहता था कि मौली के बाद अब कोई और गवाया जाए, लेकिन जैक में अब भी जान बाकी थी। उसने एक हाथ से गैब को पकड़ लिया और डॉक्टर को आजाद करवा दिया और कार्ल ने फाइनली उसे अरेस्ट कर लिया। जब एलिजाबेथ को इस बारे में पता चला तो वो तुरंत अपने भाई से मिलने आई ताकि इस बार भी कोई पैतरा लगाकर उसे छिड़वा ले, लेकिन इस बार कार्ल ने उस पर कोई मेहरबानी नहीं की। उसने ये तक कह दिया कि गेब ने कुछ कन्फेस किया है तो शायद अब उसकी नौकरी भी चली जाए। गेब पुलिस को लेकर एक लोकेशन पर जाता है जहाँ उसने सैम को कैद करके रखा था। हाँ, उसी फैक्ट्री का मालिक गेब ने सिर्फ सैम से बदला लेने के लिए उसे कैद किया था, यानी कि जो शिकारी ये सब कर रहा था वो कोई और नहीं है। गेब ने तो एलिजाबेथ को भी बेवकूफ बना दिया था। एलिजाबेथ की मिसप्लेस्ड लॉयल्टी ने उसे सच में अंधा कर दिया। जब वो सैम से पूछता है कि क्या ये तीर उसने बनाया है तो वो इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपनी किसी भी एरो पर कोई निशान नहीं छोड़ता। जैक ने अपना बयान बदला, कह दिया कि एलिजाबेथ ने उसे गलती से शूट किया था, जिससे एलिजाबेथ की जॉब बच जाती है और उसे ये भी पता चला कि मौली भी बच चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद जैक ने अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल था, शिकारी आखिर है कौन? जैक सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाता है, तभी उसकी नजर उसी ट्रक पर पड़ी जिस पर उसने शुरुआत में मार्क बनाया था। उसे एक उम्मीद नजर आई, इसलिए वो पास गया, लेकिन उसमें कोई मार्क नहीं था। उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी। तभी एक और वैसा ही ट्रक उसके पास से गुजरा जिस पर वो निशान था। इस बार वो कंफर्म था। उसमें से एक बूढ़ा शख्स बाहर आता है। जैक ने उससे पूछा कि क्या उसका कोई बेटा है। वो इनकार करता है, कह करके वो अकेले ही रहता है और इस ट्रक का मालिक भी वो ही है। अब जैक उसे ट्रिक करता है, उसे झूठ कहता है कि असल में इस ट्रक के ड्राइवर ने उसकी मदद की थी और वो जस्ट उसे शुक्रिया कहना चाहता है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि कभी कभी मेरा पड़ोसी इस ट्रक को लेकर जाता है। कि सुनकर वो उसके पड़ोसी के घर गया। घर पर कोई नहीं था। उसने लॉक तोड़ा और अंदर घुसा। घर में रखी चीजों से पता चला कि ये जरूर किसी शिकारी का घर है, लेकिन इससे भी भयानक था वो तहखाना, बेसमेंट। वहाँ न जाने कितनी लड़कियों के मिसिंग पोस्टर्स चिपके हुए थे और एक कोने में उसकी अपनी बेटी अलीना का भी पोस्टर था। थोड़ा और आगे गए तो वहाँ एक ऑपरेटिंग रूम था। उस दौरान वहाँ एक और लड़की लटकी थी, उसके वोकल कॉर्ड्स निकाले गए थे। जैक को यकीन हो गया ये सब जो भी कर रहा है वो इसी घर का मालिक है, पर इसे आगे वो कुछ और सोच पाता। तभी उस पर हमला होता है। वो हमला करने वाला शख्स असल में दोस्तों वही डॉक्टर था जिसे कार्ल ने जैक का इलाज करने के लिए बुलाया था। यही इस कहानी का विलन है। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है एलिजाबेथ पर, जो मौली से मिलने आई थी। मौली का इलाज डॉक्टर बोजे ही कर रहा था। वहाँ एलिजाबेथ को डॉक्टर और उसकी बेटी की फोटो दिखती है, जिसके बारे में नर्सिस ने बताया कि सालों पहले उनकी बेटी ड्रंक ड्राइवर के केस में मारी गई थी। उनकी बेटी का नाम मलीसा था, जिसे एक ड्रंक ड्राइवर ने कुचल दिया था। बोजे एमबी वही सेम लोगो जो हम शुरुआत से सभी एरोस पर देखते हुए आ रहे हैं। अजीब बात है ना, जो खुद इंसाफ का दामन छोड़कर इंतकाम की आग में सबको जला रहा था वो एक डॉक्टर था। अब एलिजाबेथ फौरन डॉक्टर के घर
घर पहुंचती है, जहाँ वो तो नहीं था पर हाँ वहाँ मौजूद चीजों से उसे समझ आ चुका था कि ये सब क्या चल रहा है। अब वो वहाँ से जैक के घर गई, उसे ये बताने के लिए कि उसकी बेटी का कातिल मिल चुका है, पर वो तो वहाँ था ही नहीं, बल्कि उसका तो शिकार हो रहा था। जो चीज एलिजाबेथ उसके घर में लगे मॉनिटर पर देख लेती है, जंगल अब शिकार की जमीन बन चुका था। डार्क हेवन और इंतकाम के लिए जैक ने उस जंगल के हर जगह पर ट्रैप्स खोल दिए, जिसमें एक में डॉक्टर फंस जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जैक ने उसे मार मार कर उसका हुलिया ही बिगाड़ दिया। पर जान से मारने से पहले वो उसे पूछता है कि उसने उसकी बेटी को क्यों मारा। डॉक्टर एक बहुत ही अजीब सा जवाब देता है। उसका कहना था कि उसके पिता एक शराबी थे और उसे शराब पीने वालों से सख्त नफरत है, क्योंकि एक शराबी ने ही उसकी बेटी की जान ली थी, इसीलिए वो सभी शराबियों से बदला लेता है। जैक जब उसे पूरी तरह से मार देता है तभी वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है, जिसने कहा कि उसे पुलिस के हवाले कर दो, पर जैक को पता है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, उसे सजा देना होगा, इसलिए उसने उसे खाई में फेंक कर पूरा किस्सा ही खत्म कर दिया। जैक ने इस तरह अपनी आखिरी मोरल बाउंड्री भी तोड़ दी। अब वो विजिलेंट था, सजा इंसाफ से ज्यादा जरूरी थी। एलिजाबेथ भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि शायद उसे भी पता था कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब जैक ने टाउन की हर जगह से अपनी बेटी के पोस्टर हटा दिए, क्योंकि अब उन्होंने उसका फ्यूनरल कर दिया है। इधर एलिजाबेथ ने उस फैक्ट्री को तोड़ कर गिरा दिया ताकि उसके भाई की तरह और जवान लोगों की जिंदगी बर्बाद ना हो। तो दोस्तों इसके साथ ही ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। यार देखा, उसने शिकार छोड़ दिया था, लेकिन उसके ग्रीफ और इंतकाम ने उसे आखिर में वही शिकारी बना दिया जिसे वो मारने निकला था। जिंदगी हमेशा हमें वही दोहराती है जिसे हम सबसे ज्यादा भागना चाहते हैं। जैकब ने अपनी बेटी का इंतकाम तो ले लिया, लेकिन क्या इसे वो अपने अंदर के खालीपन को भर पाया होगा? आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या जैकब का ये फैसला जहाँ उसने पुलिस को छोड़कर खुद इंतकाम लिया, क्या वो सही था? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले चिलिंग सीक्रेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस।